आज हम बोकारो में जो ट्रेजरी घोटाला हुआ है और जो जिलों में हुआ है उस पर इस प्रेस वार्ता को हमने बुलाया है। जैसा कि हम देख सकते हैं कि जब से हेमंत सोरेन जी की सरकार बनी है तब से यहां पर जो वित्त व्यवस्था है, जो फाइनेंशियल मैकेनिज्म है, उसमें अलग ही गड़बड़ झाला देखने को मिल रहा है। आमतौर पर जब एक आम आदमी अपने पैसों को सुरक्षित रखना चाहता है तो वो उसको कई जगह पर रखता है। कई बार उसको बैंक्स में रखता है, लॉकर में रखता है, गोल्ड खरीदता है, लैंड खरीदता है, किसी जगह सेफली रखता है। लेकिन ऐसा समझा जाता है कि अगर आपका पैसा गवर्नमेंट के ट्रेजरी में है, राजकोष में है, तो वह विश्व का सबसे सुरक्षित राजकोष माना जाता है। लेकिन वर्तमान में हेमंत सोरेन सरकार में राजकोष पर ही कई बार नहीं, हर बार सुनने को मिलता है कि कुछ ना कुछ जो डाका है वह राजकोष में ही पड़ रहा है। मैं आपको याद दिलाना चाहूंगा कि 2024 में झारखंड के ऊर्जा विभाग से 100 करोड़ रुपए की फर्जी निकासी की गई और लगभग 300 से ज्यादा अकाउंट में 100 करोड़ को ट्रांसफर किया गया। अभी भी उसकी इंक्वायरी चल रही है। फिलहाल सीआईडी, एसीबी, कई एजेंसी में इसकी इंक्वायरी चल रही है। फिर हमने देखा कि 2024 में ही झारखंड का जो पर्यटन विभाग है, उस पर्यटन विभाग से 10 करोड़ रुपए की निकासी अवैध रूप से की गई, फिर से ट्रेजरी से। इसके बाद 2023 में बहुत ही अजीब सी घटना हुई, जहां पर जो पीएचडी डिपार्टमेंट है, पेयजल स्वच्छता विभाग, वहां से संतोष कुमार नामक एक कैशियर ने 23 करोड़ रुपए विड्रॉ किया और 23 करोड़ रुपए पहले अपनी वाइफ ललिता सिन्हा अपनी कंपनी रॉकडेल कंस्ट्रक्शन में ट्रांसफर किया। उस समय हमने कहा था कि संतोष कुमार एक कैशियर 23 करोड़ रुपए की निकासी नहीं कर सकता, क्योंकि 23 नहीं, वह बाद में 60 करोड़ की निकासी भी करने वाला था, लेकिन वह पकड़ा गया। यानी एक कैशियर के लिए यह संभव नहीं है कि वो 100 करोड़ की निकासी कर पाए। और इसमें कई बड़े सफेद पोस्ट चेहरे यहां पर हैं। बाद में मालूम चला कि संतोष कुमार अचानक से ईडी कार्यालय गया, ईडी के अधिकारियों पर झूठे आरोप लगाए और फिलहाल वो मामला हाईकोर्ट ने सीबीआई को सौंप दिया है। यानी संतोष कुमार के वक्त भी हमने कहा था कि एक कैशियर, अकाउंटेंट लेवल का अधिकारी इतनी बड़ी निकासी नहीं कर सकता है, और बाद में हमारी बात सच साबित हुई। अब हम बोकारो की बात करते हैं। बोकारो में कौशल पांडे नाम का एक व्यक्ति जो है वह यहां का संतोष कुमार है। कौशल पांडे वहां के कांस्टेबल उपेंद्र सिंह के नाम पर एक फर्जी, उपेंद्र सिंह जो कि जरा सा कोई बात करे, शांत रहिएगा प्लीज। बोकारो की जो घटना हुई है, बोकारो में एक कांस्टेबल उपेंद्र सिंह जो कि रिटायर्ड कर जाते हैं, रिटायरमेंट के बाद उनके नाम पर 2016 में रिटायर कर जाते हैं, और कौशल पांडे उनके नाम पर जो रिटायरमेंट एज है उसको एक्सटेंड कर देता है। यानी कि वो रिटायर कर चुके हैं पर एडिट कर देता है कि वो रिटायर नहीं कर, अभी भी सर्विस में यह आदमी है। और उसके बाद उसका सैलरी कहां निकाली जाएगी, तो सैलरी निकालने के लिए अपनी वाइफ के नाम जो अनु पांडे है उसके नाम का अकाउंट वहां डालता है, और पिछले 25 महीनों में 63 बार, 25 महीने 63 बार थोड़ा करके टोटल जो है 4.5 करोड़ रुपए उसने वहां से निकाल लिए। और इसके बाद मालूम चल रहा है कि हजारीबाग में 15 करोड़ रुपए निकाले गए। हमारे सोर्सेस कह रहे हैं कि हजारीबाग में 14 नहीं, बल्कि लगभग 100 करोड़, 92 करोड़ का फिगर आ रहा है, जिसको छिपाया जा रहा है। और ऐसा ही कुछ बहुत ज्यादा फिगर गढ़वा साहेबगंज से भी आ रहा है। अब इस पूरे प्रकरण में हमारे कुछ सवाल है सरकार से, जो कि इशारा करेंगे कैसे इस घोटाले में बहुत बड़े बड़े चेहरे लिप्त हैं। सबसे पहली बात तो यह है कि बताया जा रहा है कि जो अकाउंटेंट है कौशल पांडे, उसने ई कुबेर जो पोर्टल है उसमें बड़ी आसानी से एक कांस्टेबल के डेट ऑफ बर्थ को एडिट कर दिया। ऐसा एक कांस्टेबल के लिए संभव नहीं है कि ई कुबेर, जिसको झारनेट कंट्रोल करता है, जैप आईटी भी इसमें स्टेक होल्डर है, इसको इतनी आसानी से एक अकाउंटेंट डेट ऑफ बर्थ एडिट नहीं कर सकता है, नंबर 1। नंबर 2, कॉमन सेंस की बात है। उपेंद्र सिंह नाम का जो कांस्टेबल है, उपेंद्र सिंह नाम का कांस्टेबल जिसके नाम से बनाया गया है, उसके नाम का पैसा किसके अकाउंट में जा रहा है? अन्नू पांडे।
यानी कि 63 बार नाम देवेंद्र सिंह, सैलरी देवेंद्र सिंह की, और किसके अकाउंट में ट्रांसफर हो रहा है? अन्नू पांडे। ये दूर दूर तक संभव नहीं है। मैं भी भारत सरकार का एम्प्लॉय रहा हूं, इनफैक्ट ऑडिट डिपार्टमेंट में ही। एसबीआई का या जो भी पीएसयू है उसका कंप्लीट कंट्रोल रहता है सैलरी पे कि किसके नाम का अकाउंट है, उसी के नाम पे पैसा जाए। और 63 बार नाम मिसमैच बैंक नहीं पकड़ पाया, यह भी संभव नहीं है। इसमें बड़े बड़े चेहरे हैं। अब जिस कौशल पांडे की हम बात कर रहे हैं, जिसने 4.5 करोड़ रुपए की फर्जी निकासी की, उस कौशल पांडे को झारखंड की सरकार पुरस्कार दे रही है, लेटर ऑफ एप्रिसिएशन। उसको एप्रिशिएट कर रही है कि आपने बहुत अच्छा काम किया है। इसमें क्या लिखा हुआ है? जिसके ऊपर में 4.5 करोड़ फर्जी निकासी का आरोप लगे हैं, उसको यहां के डीजीपी साहब कह रहे हैं, आपके द्वारा बोकारो जिला अंतर्गत लेखा से संबंधित कार्यों का निष्पादन काफी मेहनत और लगन के साथ पूरा किया जाता है। बहुत मेहनत लगन है। और आपके प्रभाग के साथ साथ पुलिस की छवि भी बहुत उज्जवल हुई है। आपके द्वारा किए गए कार्य, आपके कठिन परिश्रम एवं कर्तव्यपरायणता का द्योतक है। आशा है इसी लगन के साथ आप आगे भी राज्य की सेवा करते रहेंगे। यानी जो आदमी 3 साल से ट्रेजरी से अवैध पैसा निकाल रहा है, उसको यहां की पुलिस क्या कह रही है? आप लगन के साथ, मेहनत के साथ काम कर रहे हैं और ऐसे ही काम करते रहे। जबकि यह सर्टिफिकेट एक अकाउंटेंट को देने की जरूरत भी नहीं है, क्योंकि आमतौर पर ऐसा लेटर ऑफ एप्रिसिएशन उनको मिलता है जो कांस्टेबल या पुलिस वाले फील्ड पर काम करते हैं। तो इसको क्यों दिया गया? क्योंकि कहीं ना कहीं कौशल पांडे की जो तार है वो वरीय पुलिस पदाधिकारी से जुड़े हुए थे। अब जो हमारी जानकारी मिल रही है, यह खिलाड़ी कौशल पांडे, यह सुनने में अकाउंटेंट लगता है, पर यह अपने जिले में बार बार कोई भी एसपी आया, इसके पहले हजारीबाग में रहा, बोकारो में रहा, वहां यह बार बार दावा करता रहा कि अगर जिले को फंड चाहिए तो डीजीपी को, डीआईजी बजट को मैनेज करने की जिम्मेवारी, फंड लाने की जिम्मेवारी मेरी है। यानी अकाउंटेंट नहीं बल्कि फंड मैनेजर के रूप में यह काम करता है आदमी। इसके संबंध वरीय पुलिस पदाधिकारी से बहुत ही मधुर बताए जाते हैं। नंबर 3, प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से बार बार हमें बताया जा रहा है कि अकाउंटेंट को कंट्रोल करने का पावर जो है वो डीडीओ के पास में है, यानी कि ड्राइंग एंड डिसबर्सिंग ऑफिसर। बट बड़ी चालाकी से इस बात को छिपाया जा रहा है कि डीडीओ कोई जापान का आदमी नहीं है। डीडीओ खुद पुलिस के एसपी होते हैं। यानी हर जिले का जो एसपी होता है वही डीडीओ होता है, ड्राइंग एंड डिसबर्सिंग ऑफिसर। यानी एसपी खुद कह रहे डीडीओ इसके ऊपर है, पर वो ये नहीं बता रहे कि मैं ही यहां का डीडीओ हूं। और आमतौर पर डीडीओ यह जिम्मेवारी डीएसपी हेडक्वार्टर को डेलीगेट करता है। यानी ये जो छोटी मछली अकाउंटेंट को पकड़ करके जेल में डाला गया है बोकारो में या फिर हजारीबाग में, इसके ऊपर में डीडीओ की क्या भूमिका थी, एसपी साहब की क्या भूमिका थी अपने जिले में, आज के जो एसपी है या इसके पहले के जो एसपी है, यह भी जांच का विषय है। आप यह बोल करके पल्ला नहीं झाड़ सकते हैं कि एक कांस्टेबल की गलती के लिए मैं जिम्मेवार नहीं हूं। ठीक है, 1 बार 2 बार 3 बार आप जिम्मेवार नहीं हो सकते हैं, लेकिन 3 साल तक 63 बार अगर वो इस तरह से थोड़े थोड़े पैसे निकालता रहे, एक कांस्टेबल लेवल का आदमी, एक अकाउंटेंट लेवल का आदमी, तो आप पल्ला नहीं झाड़ सकते हैं। एसपी लेवल के अधिकारी जो डीडीओ के रूप में काम करते हैं वो इसमें कहीं ना कहीं जिम्मेवार है। अब इस पूरे प्रकरण में जैप आईटी की क्या भूमिका है, इसकी भी जांच की आवश्यकता है, क्योंकि जैप आईटी जो कि पूरे झारखंड के आईटी व्यवस्था को कंट्रोल करता है, उसके में लीड में जो अधिकारी है वह बहुत ज्यादा टेंटेड अधिकारी है, जिसको झारखंड सरकार ने जेल से निकलने के बाद वापस से रिवॉर्ड किया है। कहीं ना कहीं यह नेक्सस जितना छोटा दिख रहा है उतना छोटा नहीं, काफी बड़ा यह नेक्सस है। इसके बाद यह पूरा खुलासा कैसे हुआ यह भी जनता को जानना जरूरी है। इस पूरे खुलासे के पीछे कोई पुलिस की वाहवाही नहीं है या डीसी साहब की वाहवाही नहीं है कि मैंने इस खुलासे को देखो जनता के सामने किया, इस गलत को नहीं। भारत सरकार कैग
जिसको स्टेट में पीएजी रिप्रेजेंट करते हैं, प्रिंसिपल अकाउंटेंट जनरल चंद्रमौली सिंह, इन्होंने झारखंड के फाइनेंस सेक्रेटरी को लेटर लिखा और बताया कि बोकारो में इस तरीके का गड़बड़ झाला हुआ है। इसके बाद फाइनेंस सेक्रेटरी ने डीसी को लिखा, तब जाकर के यह मामला सामने आया है। यानी कैग ने इस मामले को खोला है और कैग के पास में यह सरकार कई मामलों में फाइल्स नहीं दे रही है। उदाहरण के लिए लीकर स्कैम में जब कैग ने फाइल को मांगा तो सरकार ने कहा हमारे पास फाइलें नहीं है, फाइलें एसीबी ले गया है। डीएमएफटी फंड में बार बार पीएजी का स्टेटमेंट आया है कि डीएमएफटी फंड में डीसी हमें कॉपरेट नहीं कर रहे हैं। यानी कैग जितनी फाइलें मांग रहा है, अगर उन फाइलों को दिया जाए तो बहुत बड़े स्कैम पूरे पैमाने पर आ सकते हैं। अब इस पूरे गड़बड़ झाले घोटाले जो अभी फिलहाल बोकारो, गढ़वा, हजारीबाग, साहेबगंज में देखने को मिला है, इसका स्केल जो फॉर्मल इनफॉर्मल फिगर आ रहा है या 150 करोड़ से ऊपर का है। अगर पूरे राज्य में इसकी जांच हो जाए ट्रेजरी घोटाले की तो चारा घोटाले को शायद ये टच कर जाएगा और ये 1000-2000 करोड़ से कम का घोटाला जो है वो होने वाला नहीं है। इसलिए हमारी सबसे पहली मांग यह है कि पीएजी ने इस ट्रेजरी घोटाले में जो भी सरकार को रिपोर्ट दिया है, लेटर लिखा है, उसको सरकार पब्लिक डोमेन में रखें ताकि हमें हर जिले का डेटा सार्वजनिक रूप से पब्लिक को मालूम चल पाए। नंबर 2, कल तक मालूम चल रहा था कि बोकारो में 3.5 करोड़ का घोटाला है, अंदर घुसे तो मालूम चला 4.5 करोड़। फिर मालूम चला हजारीबाग में सुबह सुबह फिगर आ रहा था 3 करोड़ तक, शाम तक फिगर हो गया 15 करोड़। और लेट नाइट मेरी एक अधिकारी से बात हुई है इनफॉर्मल तरीके से, इसके लिए 92 करोड़ का स्केल है। यानी एक जिले की, 2 जिले की बात नहीं है। हम सरकार से डिमांड करते हैं पूरे स्टेट का पैन झारखंड इंक्वायरी होना चाहिए। नंबर 3, इसमें इंक्वायरी कोई पुलिस अधिकारी ना करे। पुलिस का विंग इसको अधिकारी अगर करेगा तो निष्पक्ष जांच नहीं हो सकती है, क्योंकि संभवतः इसमें पुलिस के वरीय अधिकारी का इन्वॉल्वमेंट इसमें है। इसलिए हम डिमांड करते हैं कि इसमें कम से कम जुडिशियल इंक्वायरी या फिर सीबीआई जैसी इंडिपेंडेंट इंक्वायरी होनी चाहिए। संभवतः अगर एफआईआर दर्ज हो चुका है तो माइट भी फ्यूचर में ईडी की एंट्री एफआईआर के बाद हो जाए, जैसा कि संतोष कुमार के केस में भी हुआ था। इसके बाद हमारा डिमांड है कि प्रिंसिपल अकाउंटेंट जनरल, जो कि झारखंड सरकार से बार बार कई मुद्दों पर अकाउंट्स की फाइलें मांग रहा है, जैसे कि जल जीवन मिशन, जैसे कि डीएमएफटी, जैसे कि लिकर स्कैम, सरकार तत्काल इन फाइलों को पीएजी को उपलब्ध कराए ताकि जो ये ट्रेजरी स्कैम दिख रहा है, जो हमें अभी 150 करोड़ या 1000 करोड़ का दिख रहा है, शायद यह पुलिस नहीं, हर डिपार्टमेंट में ऐसा गेम हुआ हो कि आदमी रिटायर हो गया और उसके नाम से लगातार पैसे विड्रॉ कर रहे हैं और ये बहुत बड़ा स्केल हो सकता है। धन्यवाद।